सो लास्ट लेक्चर में बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ के मैंने सवाल करना शुरू किए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ कॉमन कंसेप्ट लॉजिक डिस्कस किया, फिर बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड पे बात किया, फेनॉल सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल पे बात किया। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होगी, थोड़ा और क्वेश्चन होना चाहिए, 50 या 25 क्वेश्चन और होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ पे, जो मैं अभी कराऊंगा। लेकिन पहले बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा देता हूं, फिर क्वेश्चंस इकट्ठे एसिडिक और बेसिक का साथ में लिख के आज कंप्लीट कर देंगे टॉपिक, ठीक है? ओके, सो लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। कैसे? नाइट्रोजीनियस, रिमोट चाहिए, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद तुमको ख्याल आता है। हाँ, रिमोट दे दो उसको प्लीज। किसके पास है? हाँ देखो पास में ही है। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टॉपिक है, और एक क्वेश्चन यहां से आने का चांस बहुत ज्यादा है। एक एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? ठीक है, लास्ट ईयर एसिडिक स्ट्रेंथ से सवाल आए थे, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो हर बार लगभग आता है। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड चार तरह के होते हैं, लिखो। एलिफेटिक एमाइंस, मुझे कंप्लीट साइलेंस चाहिए क्लास में जी। दूसरा एरोमेटिक एमाइंस, एमिडीन्स, एमिडीन्स एंड एमाइड्स, है ना? जो मैंने 85 पेजेस के जो मैंने टास्क दिए थे कि करने, 107 तो पहले ही बोला था सब कर लो, फिर लास्ट लेक्चर में मैंने 85 पेजेस के पीडीएफ बोले थे करने के लिए, उसका 40 से 85 होमवर्क था लास्ट क्लास के बाद। बीच में एक संडे भी आई, सैटरडे थोड़ा आप लोग बिजी भी थे, संडे भी बिजी थे, लेकिन कल शायद क्लास एक कैंसिल भी हुई ना, तो टाइम तो मिला होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। जब ऐसा हो बच्चे कि आप आते हो यहाँ पे और मान लो क्लास वगैरह कैंसिल होती, कुछ भी ऐसा होता है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि 8 बजे तक पढ़ के जाइए, घर जाने से टाइम बर्बाद होगा, है ना? बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए। बेसिक क्या लिखा ये सब? अच्छा बताओ, नाम क्या हो जाएगा ये सारे का? जैसे एलिफेटिक एमीन का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या तुम? एलिफेटिक एमीन का कोई एग्जाम्पल बोलो। मैं बताऊं, थोड़ा इंडक्टिव रिवाइज करोगे तो वहां पे ये सब बात पढ़ाया गया है ऑलरेडी इंडक्टिव में। वहां याद है 213 231 ऐसा ऑर्डर भी लिखाया था एक्वस मीडियम में, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि वो भी थोड़ा सा रिवाइज अभी चाहो तो एक बार एलिफेटिक एमाइंस में जो भी हमने उधर पढ़ा है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिक स्ट्रेंथ एक बार रिवाइज कर लो। 5 मिनट टाइम दे रहा हूं। अब इंडक्टिव इफेक्ट में जाओ और वहां पे एप्लीकेशन में बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट देखो एक बार। बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट देखिए। आपको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। एलिफेटिक एमाइन का मतलब हो जाता है नॉन एरोमेटिक एमाइन। एलिफेटिक एमाइन का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक। जैसे ये है CH3 होल 2 NH है, CH3 होल 3 N है। इवन अगर यहां रिंग भी आ गया ना बच्चे, तो NH2 ग्रुप डायरेक्टली मत जोड़ो रिंग से, इसको भी आप एलिफेटिक एमाइन बोलोगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड है ओवरऑल बिकॉज ऑफ बेंजीन, बट एरोमेटिक अमाइन नहीं। पीएच CH2NH2 एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एरोमेटिक एमाइन नहीं है। कैसा एमाइन है? एलिफेटिक एमाइन है। अगर NH2 ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तब उसको एरोमेटिक एमाइंस बोलते हैं। जैसे एरोमेटिक एमाइन में इसका नाम आ जाएगा एनिलीन का, है ना? एरोमेटिक एमाइन में पिरिडीन का नाम आ जाएगा, पाइरोल का भी आ जाएगा,
ये सब एरोमेटिक टाइप है। तो एलिफेटिक में मैं बताऊं, इसमें मैंने सीक्वेंस क्या दिया था, अगर गैस फेज में है तो 3, 2, 1 अमोनिया, गैस फेज में है तो नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ। एक्वस मीडियम में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। जब साइड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, मिथाइल, इथाइल नहीं, छोटा ग्रुप तो छोटा नंबर 213 है ना। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, यही पार्ट मैं अभी रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं। ये है एक्वस मीडियम में, कहां पे, और 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री तब होता है जब इथाइल हो साइड ग्रुप। अरे यस नो, इन तीनों में भी मैंने सीक्वेंस सजाई है, आपको पहले ही ये सब बात रेजोनेंस में ही बता दिया ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा हो गया पिरिडीन, फिर एनिलीन, एंड पाइरोल सबसे लास्ट जाता है, अगर आपको ध्यान में है तो। पता चला यही क्वेश्चन आ रहा है, यही आ रहा है नीट में, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, है ना। कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, माइक, लिखो लिखो जल्दी। अभी अगर 5 मिनट में आप रिवाइज कर लेते हो ना जो मैंने पढ़ाया है इंडक्टिव में, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा और आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। एमिडीन्स क्या होता है उसको बात करें। एमिडीन्स ऐसा कंपाउंड होगा, देखो नाइट्रोजन से कोई मान लो मिथाइल जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड NH और NH2, ये एमिडीन्स है। यहाँ पे कोई R ग्रुप भी ले सकते हो, मतलब सेम कार्बन से डबल बॉन्ड N और NH2 होगा। तुम चाहो तो ऐसा 2 ग्रुप लगा सकते हो, डबल बॉन्ड N और 2 NH2 लगा सकते हो। ये भी एमिडीन्स है, इसका नाम ग्वानिडीन्स भी है, ग्वानिडीन्स। समझ गए, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं इसको। क्या स्पेलिंग होगा बताओ, ग्वानिडीन्स ना, ठीक है, जो भी है एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इस टाइप का जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड NH से भी जुड़ा हो और NH2 से भी जुड़ा हो, उसको एमिडीन्स बोलते हैं। ठीक है, गुड टू गो। और एमाइड्स आपको पता है बच्चे, IUPAC में आपने किया होगा, ये है एमाइड्स। इन जनरल अगर इन चारों क्लास का बेसिक स्ट्रेंथ पूछे ना, तो इन जनरल आंसर क्या आता है, देखो सबसे ज्यादा एमिडीन्स, देन एलिफेटिक एमीन, देन एरोमेटिक एमीन, और लास्ट में आता है हेमाइड। बड़ा अच्छा सवाल, ये अगर याद रह गया, जैसे आपको याद है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, सबसे पहले सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, याद आ रहा है। उसी तरह से जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड हैं, जो 10-15 साल के एक्सपीरियंस से मैंने समझा है कि क्वेश्चंस इसी सब से आते हैं। क्वेश्चंस जितने भी आएंगे ना, वो सब इसी सब से आते हैं। या तो वो बिलोंग करेगा, चारों ऑप्शन इसी से बिलोंग करेगा, या चारों ऑप्शन या 3 ऑप्शन इससे बिलोंग करेगा, या हो सकता है चारों ऑप्शन एक इससे, एक इससे, एक इससे, ऐसे बिलोंग करेगा। मतलब ये मैंने ऑर्डर किसका लिखा है, के का, सॉरी KB का, किसका, लोएस्ट PKB, लोएस्ट PKB किसका होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का होगा। एमिडीन्स का PKB लोएस्ट और Ka हाईएस्ट। एमिडीन्स का PKB, देखो मतलब रिलेटिव कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, है ना। एमिडीन्स का Ka हाई, है ना, एंड PKA, सॉरी KB हाई एंड PKB लो, ये याद रख लीजिए। क्लियर है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ए में अगर दे दिया तुम्हारा CH3NH, मान लो ए में ये दे दिया, बी में एनिलीन, सी में दे दिया
एंड डी में अगर मान लो दे दिया तुम्हारा, बोलता है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो अभी फिलहाल के लिए बिना लॉजिक का जो फैक्ट सीखा है उसके हिसाब से आंसर कर लें। अगर आपने क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकोड कर ली, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, अगर क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड डिकोड कर ली तो आंसर सी होगा, एमिडीन्स, फिर ए, फिर बी ना, और लास्ट में एमाइड्स आर मोस्टली वीकेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस, एमिडीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस। लेकिन अगर सब इसी से आ जाए, सारे इसी से आ जाए, तब तो एक ऑर्डर रटना पड़ता है। सारे सारे ऑप्शंस एरोमेटिक से आ जाए तो कम से कम ये तो रटना पड़ेगा, पिरिडीन, पायरोन, एनिलीन, है ना। हालांकि जेई मेंस एडवांस में एमिडीन्स आ रखा है, आज तक नीट में एमिडीन्स से लेके क्वेश्चंस नहीं पूछे। क्या बोला, समझ में आया? जेई मेंस एडवांस में तो एमिडीन्स पूछ ही लेता है हर दूसरे तीसरे साल ऐसे, लेकिन नीट में जनरली क्वेश्चंस इन दोनों से बिलोंग करता है, एमाइड्स भी नहीं पूछते। मतलब कौन सा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आपके नीट में पूछे जा सकते हैं, तो एलिफेटिक एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइंस ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लॉजिक क्या है जी, अब बात करते हैं लॉजिक का। बात करें, ये तो कुछ फैक्ट्स थे, बेस क्या है बताने का जरूरत है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, आयनिक वाला डायग्राम याद करो, है ना। आयनिक में बताया था बॉक्स, स्ट्रॉन्ग बेस फिर क्या क्या पॉइंट्स थे, वीक बेस में क्या क्या पॉइंट्स थे। आगे बढ़े, डन। लिख लिया क्या इधर वाला पार्ट? आज जाके अगर बेसिकेशन का सवाल करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इंडक्टिव में जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करना, और आज जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करना, फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो पीवाईक्यू के हर जगह से, स्टैंडर्ड बुक ही बना ले, मॉड्यूल भी कर लो और पीवाईक्यू भी कर लो। एनसीईआरटी में जो एमाइंस चैप्टर है वहां से सब सवाल कर लो, जैसे कल कार्बोक्सिलिक एसिड से सवाल करने दिया था याद है, उसी तरह एमाइंस चैप्टर का आज सारा सवाल कर लेना, पता चला वहीं से आ रहा है ना। मैं पेजेस बोलोगे तो मैं अंडरलाइन भी करा दूंगा कि कौन से पेजेस पढ़ने। लिखिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के क्या क्या पॉइंट्स हैं, वीक बेस के पॉइंट्स बताओ, है ना। केबी लो, स्केल के हिसाब से केबी लो, पीकेबी हाई, इसके अलावा आयनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा लेस देन 1 या परसेंटेज अल्फा लेस देन 100%, ये सब है ना जी, है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बोलेंगे, ये तो वेरी हाई, पीकेबी लो, ये स्केल है। लेकिन इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस में एक कंसेप्ट और समझना, है ना, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गिव OH माइनस आयन इन वाटर, दूसरा मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, लेविस कंसेप्ट। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक, वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करो, है ना। उसी तरह से यहाँ पे ये तीन बातें क्या लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, वीक बेस relatively less tendency to give OH minus ion, relatively less tendency to accept proton, relatively less tendency to donate lone pair, यही बोलते हैं ना। यहाँ पे बोलेंगे relatively less energetic, relatively stable, हाँ, relatively less energetic also,
अरे यस नो, वो पॉइंट्स भी चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? हाईली हाईली अनस्टेबल, है ना, एनर्जेटिक रिएक्टिव, ये पॉइंट्स याद रख लीजिए। एक बार डिकोड करा दिया आपको बेस को लेके, रिवीजन हो गई। अब देखो, जैसे आपको याद होगा कि मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ एसिड का केबी लिखवाया था, याद है? बोलो, के ए। एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ एसिड का क्या लिखवाया था? के ए। तो यहाँ पे मैं बेस लिखता हूं और पी के बी लिखता हूं। थोड़ा सा कुछ बेस का एक दो डेटा जस्ट कंपैरिजन के लिए याद रह जाए। और इसमें चलो बाहर नहीं जाते, एनसीईआरटी से लिखवा देते हैं। एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट, एनीबडी? हाँ, थैंक यू। एनसीईआरटी से एक डेटा लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये एक्सपेरिमेंट से आया है ना? एमाइंस चैप्टर में पेज नंबर जो है ना, एमाइंस चैप्टर में जब केमिकल रिएक्शन जाओगे ना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइन, तो पहला ही पार्ट है बेसिक कैरेक्टर। तो आज जाके ये पेज है ना, इसके बाद वाला पेज, ये पेज पूरा पढ़ना है। ये वाला पेज भी यहां तक है। देखो, ये 13.4 भी क्वेश्चंस करने हैं। ये 13.4 क्वेश्चंस करने हैं। और एक्सरसाइज में भी मैं तो बताऊं, बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल यहाँ पे है, इंटेक्स में भी है, एक्सरसाइज में है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरा ही साइड टिक किया हुआ है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। आज के आज करने हैं। 3-4 पेज बेसिक स्ट्रेंथ का पढ़ना है। और इसी से मैं देखो डेटा लिख रहा हूं। जो मिथाइल अमाइन है बच्चे, उसका पीकेबी का डेटा 3.38 है। डाई मिथाइल एमाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन 3.27, देख रहे हो, थोड़ा सा ही बढ़ा, है ना। ट्राई मिथाइल एमाइन देखो कुछ नहीं मेंशन है, 4.22 है। मुझे बताओ, एक्वस मीडियम में क्या था आंसर? आपको याद होगा तो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का एक्वस मीडियम में जब साइड ग्रुप मिथाइल था तो क्या आंसर था? 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखो वही डेटा फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? 3.38 है, 3 पॉइंट, तो देख रहे हो यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। देन अमोनिया, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। देख रहे हो डेटा मैच कर गया कि नहीं? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैंने पढ़ाया था इंडक्टिव के एप्लीकेशंस में, अभी नहीं डिस्कस करूंगा। अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो एक बार यहाँ भी पढ़िए, यहाँ भी लॉजिक लिखा हुआ है। ये लाइन भी उस समय मैंने आपके सामने एनसीईआरटी का पढ़ा था इंडक्टिव के समय में, मुझे याद है मैंने ये पढ़ा था। देयर इज अ सटल इंटरप्ले ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड हिस्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप व्हिच डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल एमाइन इन एक्वस मीडियम। ये लाइन, ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़िए, समझे? नोट्स बनाइए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और इसी में। एन इथाइल इथेनामाइन, देखो इथाइल है, ठीक है, एन इथाइल इथेनामाइन, इसका दिया हुआ है 3.25। सिर्फ इथेनामाइन का 3 है। नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसका 3 है और इसका 3.29 है। एंड देन ट्राई इथाइल एमाइन, इसमें भी तो आंसर पता ही है ना आपको। अगर साइड ग्रुप इथाइल होता है तो क्या आंसर होता है बताओ? ये 3.25 है। अच्छा बताओ, इथाइल साइड ग्रुप है तो आंसर क्या होता था? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया, राइट? अरे बोलो,
क्या बताओ तो डेटा वही बता रहा है, सबसे कम 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का सबसे कम है, देखो ना। फिर किसका है? 3 डिग्री का है। अरे 3.25 लिखा है ना मैंने 3 डिग्री का, और 1 डिग्री का कितना लिखा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? लोअर द पीके बी, स्ट्रॉन्गर द बेस। सबसे कम किसका आया? 2 डिग्री। फिर कम किसका है? उससे थोड़ा ही ज्यादा है 3 डिग्री का, और 1 डिग्री का लिखा था ना ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डेटा लिख के रख लो, ध्यान रखना है पीकेबी का डेटा है। देखो इससे क्या पता चलता है बच्चे कि जहां पे लोन पे लोकलाइज्ड है उसका 3-4 के आसपास में चल रहा है, 3-4 के बीच में। जैसे ही लोन पे डीलोकलाइज्ड हुआ, ये आंसर आ रहा है 9.38। लो, जैसे ही लोन पे डीलोकलाइज हुआ, आंसर क्या आ गया? मतलब समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है? अरे इस डेटा से समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कंसेप्ट है? इफ लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, ड्रास्टिकली बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इफ लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लास्ट बेंचेज, बातें नहीं। एक डेटा देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 आ रहा है लोकलाइज्ड में, और एनसीईआरटी के हिसाब से अनलोकलाइज्ड में कितने आ रहे हैं? तो अच्छा डेटा है ना, समझने लायक डेटा है। ये लिख लिया क्या इधर वाला पार्ट? बोलो। ठीक है, कुछ और डेटा? अच्छा बताओ तो, चलो मैं ये डेटा बाद में लिखता हूं, पहले देखते हैं कितने लोगों को लास्ट ईयर के बेसिस पे या जो भी आज तक पढ़े हो उसके बेसिस पे इसका आंसर पता है। मान लो यही क्वेश्चन नीट में आ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। प्लीज आंसर मत देखिए, अपने हिसाब से डेटा बताइए, मतलब अपने हिसाब से आंसर बताइए, लॉजिक के हिसाब से। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में डेटा भी है, अपना लॉजिक के हिसाब से आंसर बताने का कोशिश कीजिए। इसमें एक और दे देता हूं, चलो 4 ऑप्शन रहते हैं ना मोस्टली, तो एक और दे देता हूं, CH2NH2। 4 तो अब सब बाजी मार गया, अभी जो फैक्ट सिखाया था उसके हिसाब से कि अगर लोकलाइज्ड है तो ज्यादा ही होगा। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ कर रहा है, SIR मत लगा देना इन दोनों में, 2 ग्रुप रहता है तब SIR लगता है। लगा रहा था कोई SIR? अच्छा वो भी नहीं पता है तो SIR लगाएंगे क्या? वेरी गुड, अरे वाह, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर बताओ। चलो ये ग्रुप का एक कलेक्टिव कॉल लेते हैं, चलो जल्दी देखते हैं कौन सा ग्रुप का आंसर सही होता है। 4231, हाँ ये ग्रुप 43, यही ना, सेम। ओके ये ग्रुप कॉपी कैट, अरे कुछ तो अलग बता। नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है मैं बताऊं, और अच्छा सवाल भी माना जा सकता है, ऐसा नहीं कि नीट का लेवल नहीं है, जेईई मेंस एडवांस का भी लेवल है ये। देखो मैं डेटा लिखता हूं, आपको आंसर वेरीफाई, फिर लॉजिक भी बता दूंगा आपको। मैंने शायद एनिलीन का डेटा लिखा है ना, एनिलीन का दूसरा नाम, इसका नाम बच्चे एनिलीन और बेंजेनामाइन भी नाम है, एनिलीन एंड बेंजेनामाइन दोनों नाम है। एनसीईआरटी में तो बेंजेनामाइन ही दिया है, लेकिन इसका फेमस नाम एनिलीन भी है, और इसका मैंने 9.38 रखा था। एन मिथाइल एनिलीन का, एन मिथाइल एन का 9.3 है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन का 8.92 है, एंड इसका 4.7 है। देखो लोकलाइज्ड होने से क्या फायदा होता है, तो मुझे बताओ क्या आंसर मैच कर रहा है? सबसे ज्यादा तो 4 के बाद हो गया 2
2 ना, बढ़िया। फिर 3 और सबसे कम, सही है। तुम लोग का आंसर यही था, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, एरोमेटिक एमाइन में एक्वस मीडियम ऐसे रट लो, एरोमेटिक एमाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चलता है, इसको एनी हाउ रट लो। देखो तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन एन डाइमिथाइल बेंजेनामाइन, एन मिथाइल बेंजेनामाइन 2 डिग्री। इसका डिग्री क्या है बताओ, 3 डिग्री। इसका डिग्री 2 डिग्री और इसका 1 डिग्री। आपको जैसे एलिफेटिक में बताया ना 213 231, एरोमेटिक में एक नया सीक्वेंस याद कर लो, एक्वस मीडियम में 3 to 1, मतलब जो इंडक्टिव का आंसर है वही आंसर है। एरोमेटिक में जो इंडक्टिव से आंसर आएगा वही आंसर है। ये डेटा रट सकते हैं, जैसे एलिफेटिक में हमने रट लिया है उसी तरह से यहां रटने का कोशिश करें, है ना। समझ में आया। देखो मैं एक चीज, अभी रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं उसके सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इनजस्टिस मेरे तरफ से हो गया है अभी, कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से कराए, मुझे कोर इसी पे फोकस करना चाहिए था जीओसी 1 में भी, कि यहाँ का डेटा लिखवा दो। जैसे कल कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट क्लास बोला, यहाँ का डेटा बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का प्लीज रटने का कोशिश करो। और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, जब तुम फेनॉल में जाओगे ना बच्चे, वहां पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ एक टॉपिक है, मेरी बात समझे। और फेनॉल में भी डेटा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या प्रॉमिस कर रहा है कि ये करेगा तुम लोग। देख देख यहाँ पे फेनॉल, फेनॉल में भी 3 पेज एसिडिक स्ट्रेंथ पे लिखा है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में ये पेज एनी हाउ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनजस्टिस हो जाएगी मेरे तरफ से कि मैंने ये चीजें आपको क्लास में लिखवा के नहीं दी, लेकिन मैं बताऊं इसमें कोई चीज मिसिंग भी नहीं है जो नहीं लिखवाया है, लेकिन ये पूरा टेबल फेनॉल का रटना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ डेटा है, रटना पड़ेगा। 3 जगह से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, फेनॉल, एलिफेटिक अल्कोहल, एसिडिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एनसीईआरटी का 3-4 पेज उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इवन मैं बताऊं, जब अल्कोहल का एसिडिक एसिड कंपेयर करोगे तो एनसीईआरटी का इंडेक्स, एक्सरसाइज और पेजेस सब क्वेश्चन भी करना, ठीक है। इतना पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सबसे पहले इसी को टारगेट ले, आज छोड़ दे इधर उधर की बुक। हो सकता है माइनर में, मेजर में इस समय सवाल ना बने, नीट में पक्का बन के आएगा इसको रट के जाओगे तो, ठीक है। डन। तो इतना डेटा था, मैंने आपके लिए डेटा लिख दिया। अब लिखते हैं लॉजिक, ठीक है। एक चीज देख रहे हो, जैसे ही लोन पे लोकलाइज्ड है 3-4 के आसपास आ रहा है, और डीलोकलाइज होने से 9-8 के आसपास चला जा रहा है। ये डिफरेंस अपने आप में अगर रह गया दिमाग में तो कुछ क्वेश्चन कॉल लेने में आसानी होगी, ठीक है, कि लोकलाइज वाले को हमेशा ज्यादा वैल्यू हो, है ना। डन। लिखो, जल्दी लिखो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026, ये नहीं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये नीट ने बहुत बार पूछा है, ये पूछा ही नहीं आज तक। आप देखो ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं है क्या, बहुत बार पूछा है। और पता है इसमें भी क्वेश्चन पूछने का तरीका कभी कभी बदल देता है, बोलता है ऑर्डर ऑफ के बताइए, ऑर्डर ऑफ पीके बताइए, सॉरी पीके भी बताइए, ऑर्डर ऑफ के भी बताइए। अगर ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के भी पूछा है, इसका मतलब पहले वीक बेस बाद में स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के भी पूछा है तो पहले वीक बेस बाद में स्ट्रॉन्ग बेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके भी पूछ लिया तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस बाद में, क्योंकि पीके भी सबसे कम तो स्ट्रॉन्ग बेस, गुड टू गो। तो पता चलता है कि आंसर आते हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंफ्यूजन है, नीट में गलत कर रहे हैं, समझा। इसी अंदाज में थोड़ी रहेगा, पता चला इसका रिवर्स आंसर है, क्योंकि पूछा है पीकेबी का ऑर्डर या केबी का ऑर्डर, क्या करोगे फिर। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब केबी, स्ट्रॉन्ग बेस पहले वीक बेस बाद में,
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस पहले वीक बेस बाद में, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी हो गया, यस नो। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस पहले वीक बेस बाद में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी हो गया, यस नो। चलो जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, डन। लिखिए लॉजिक टू कंपेयर, लॉजिक टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, सैलेंस। खड़े थे, खड़े। लॉजिक टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट लिखो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम more stable less basic। पहला पॉइंट ये applicable in period। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक। मुझे ना स्टेबिलिटी मत बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अलोंग द पीरियड में F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। मोस्ट स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी पूछा होता तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, जब एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ाया ना उसमें सवाल है, देख लेना। इसी में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, CH3 CH2 NH2 CH3 CH NH CH3। अब देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, गौर करना हर जगह पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज में तो तुमने देखा क्या चेंजेस आता है, 3 4 से 8 9 पे चला जाता है। तो डीलोकलाइज तो है ही नहीं, हर जगह क्या है, लोकलाइज्ड है। इतना तो समझ में आता है लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है। वो क्लास अगर रिवाइज करोगे, लोकलाइज डीलोकलाइज लोन पेयर, 4-5 घंटे पढ़ाया उसको, तो ज्यादा हेल्प हो जाएगा। नेगेटिव लोन पेयर ऑन sp3 नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑन sp2 नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑन sp नाइट्रोजन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फंक्शन ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जिस तरह से sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसी तरह से sp नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो पता है इस लोन पेयर को नाइट्रोजन ने होल्ड करके रखा है, एंड इस लोन पेयर को भी इसने होल्ड करके रखा है, बट यहाँ पे जो लोन पेयर की होल्डिंग एबिलिटी हो ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर sp ऑर्बिटल में है और यहाँ पे लोन पेयर है sp3 ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के थ्रू उतना स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रखा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिखा है, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक। क्वेश्चन आया समझ में, बोलो। पहला कंसेप्ट समझे, पता है यहाँ पे आपको याद होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी कंपेयर करते थे तो वहां लॉजिक ज्यादातर बेस्ड होता था कंजुगेट बेस बना के स्टेबिलिटी जज कीजिए। यहाँ पे मैं कंजुगेट एसिड बना के स्टेबिलिटी जज नहीं करूंगा, डायरेक्ट बेस को देख के डिसाइड कर लूंगा। हालांकि वो यहाँ भी वो तरीका लगेगा कि जो बेस है उसका कंजुगेट एसिड बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी जज करो,
लेकिन उससे बच जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बैठ जाओ, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, समझ गए ये क्वेश्चन। संकेत इसका आंसर तुम बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है संकेत, है ना। बार बार पता है जब रियल टाइम में क्वेश्चन आएगा तो लोन पेयर मेंशन नहीं रहेगा, मतलब खाली नेगेटिव रहेगा, वहां 2 डॉट नहीं दिखाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ संकेत बोलो आंसर, बोर्ड पे लिखा है आंसर, फिर बताओ। बेस सबसे अच्छा बेस कौन है? 1 2 4 3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नो डाउट ये कार्बन ही है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस बेसिक, सही है। यहाँ पे नेगेटिव है किस पे? sp3 कार्बन पे, sp2 कार्बन, sp कार्बन, यहां भी sp2 कार्बन। तो देखो सबसे कम और सबसे ज्यादा में तो कॉल ले लिया हमने, हाँ इसमें तो डाउट ही नहीं लग रहा है। अजय बताओ 2 एंड 4 में, 2 एंड 4 में, क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव sp2 कार्बन पे ही है। 2 एंड 4 में कैसे कॉल लिया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है बोल सकते हो, लेकिन एक और लॉजिक है। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, हाँ सही बोल रहे हो। ये लोन पेयर किस में है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, बाकी सबके पास पीजेड है। ये फेनाइल कार्बेनाइन का ऑर्बिटल डायग्राम है। कोई पूछे फेनाइल कार्बेनाइन एरोमेटिक है या नहीं है, तो बोलेंगे एरोमेटिक है। और फेनाइल कार्बेनाइन का नेगेटिव क्या रेजोनेंस कर रहा है? मैंने तो क्लास में क्लियर किया है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिंग पे ही है तो रेजोनेंस नहीं होता। पॉजिटिव भी रेजोनेंस नहीं करता, लेकिन ये बताया तो पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होता है, रिंग पे प्लस आ जाए तो हाईली अनस्टेबल। देखो नेगेटिव यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारे sp2 कार्बन, विड्रॉइंग ग्रुप मानते हैं, यहाँ 2 ही है, एक ही है बोल सकते हो, तो ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 4 ही ना, हाँ लिख के रख लो। अच्छा इसी में बताओ, अगर कोई एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर Cn माइनस आ गया तब किसको अब वैल्यू दें? Cn माइनस कहां जाने वाला है? पक्का Cn माइनस कहां जाने वाला है? क्वेश्चन के इनडेप्थ कंसेप्ट को समझो। एक और ऑप्शन डाल दिया Cn माइनस, तब कहां जाएगा वो? देखो जब दिक्कत आ जाए ना तुम्हें, तुम्हें इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है ना, नेगेटिव ऑन sp और यहां भी नेगेटिव ऑन Cn माइनस में कार्बन पे नेगेटिव है और ये sp है बच्चे, sp कार्बन है। जब दो क्लोज एकदम बहुत क्लोज कॉल हो जाए ना, सुन ले सुन ले सुन ले, जब दो एनायन में बेसिक स्ट्रेंथ बताना है या स्टेबिलिटी बताना और बहुत क्लोज कॉल है, तुम कॉल नहीं ले पा रहे हो, तो दोनों को H प्लस दे के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, तुरंत हो जाएगा सवाल। कौन अच्छा एसिड है बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ जल्दी। अरे इसका तो बहुत कम आता था, देखो ना HCN का 10 आता था पीके, डेटा लिखा है हमने। अल्काइन का डेटा देखो तो कितना है पीके का, अल्काइन का भी डेटा लिखवाया पीके के पीके, हाँ इन दोनों का डेटा है हमारे पास पीके ए का। इतना टाइम लग रहा है, इसका शायद 10 है और इसका 25 25, अल्काइन का 25 ना, देखो मुझे तो याद है थोड़ा बहुत। अब तो आंसर आ गया, बहुत डिफरेंस है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वीक हो गया, तो नो डाउट लास्ट में आएगा वो, HCN लास्ट में आएगा। जैसे आपने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया
तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बताओ ये, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा। अब देख ले स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो कभी कभी आपको ना एकदम दिक्कत आ जाए ना दो एनायन का स्टेबिलिटी, तो तुरंत दोनों का एसिड बना दो H प्लस देके, दोनों को अलग अलग। एसिडिक सेंस में जनरली लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि डेटा वगैरह ज्यादा रिसर्च रहता है ना। डन। सो पहला कंसेप्ट क्या मैंने समझा दिया, नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative atom, more stable, less basic, and concept is applicable in 2 and 4 में बच्चे यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे है और बहुत सारे sp2 कार्बन है, और यहाँ पे 2 sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन अगर बहुत सारे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होता है ना उसका, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ को लेके। आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो देखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, नाइट्रोजन भी ज्यादा खींचने का काम कर रहा है, वो भी ट्रू है। हाँ हाँ, ट्रू है, ट्रू है। हाँ जी, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया वाटर HF। मैं बताऊं, लोन पेयर दिखाया नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन अमोनिया के पास भी लोन पेयर है एक, वाटर के पास 2 है, HF के पास 3 लोन पेयर है। तब भी क्या कंसेप्ट लगेगा, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस बेसिक, यही कंसेप्ट लग जाएगा। इसी के नीचे अगर मान लो फॉस्फाइन आ गया, H2S आ गया, HCl आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो हमें तो पता है HCl एसिड ही होता है, बेस कहां से हो गया वो। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, होल्डिंग कैपेसिटी लेस है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर है तो अच्छे से होल्ड नहीं किया लोन पेयर को, जल्दी से लोन पेयर प्रोटॉन के पास चला जाएगा। अरे यस नो, पहला कंसेप्ट सबको समझ में आया है। सेकेंड पॉइंट, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज on bigger size atom, bigger sized atom, more stable, less basic। ये भी अच्छा पॉइंट है। जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। अच्छा, ये अप्लीकेबल है डाउन द ग्रुप, इन ग्रुप लिख के रख लेना, दिस इज अप्लीकेबल इन द ग्रुप। बताओ, ये वाले ऐसे भी HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। आपको याद है एसिडिक स्ट्रेंथ में ये सवाल हमने उधर भी किया था, HF HCl HBr HI, ये था ना एसिडिक स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पी ब्लॉक में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन बताओ, RO माइनस या RS माइनस बेसिक स्ट्रेंथ। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम, मोर स्टेबल, लेस बेसिक। अगर इसको गलती से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से करोगे तो उल्टा आंसर आ जाएगा, तुम बोलोगे O माइनस ज्यादा स्टेबल है तो लेस बेसिक बोल दोगे। तो कौन सा कंसेप्ट पीरियड में लगाते हैं, कौन सा ग्रुप में लगाते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नाउ थर्ड पॉइंट लिखो, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज delocalized, its stability increases, its stability increases, basic strength decreases। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ये,
जैसे आपसे अगर पूछ ले कि एनिलीन ज्यादा बेसिक है या फिनाइल मिथाइल एमीन, मैं बताऊं एज ए टीचर मैं ये पॉइंट तो टॉप पे ही रखता हूं कि इस पॉइंट से जल्दी सॉल्व होते हैं, क्योंकि मोस्टली कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में एक तो ऐसा होता है कि डीलोकलाइज्ड है। क्लियर है? तो देखो यहाँ डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड है। अगर डीलोकलाइज्ड, अब बताओ ना, यहाँ सामने अगर H प्लस रखें तो H प्लस को किस वाले नाइट्रोजन के पास जाने से लोन पेयर मिलेगा? ये लोन पेयर चूंकि रिंग में जा चुका है तो इधर आने की टेंडेंसी कम होगी, और ये लोन पेयर इधर तो जा नहीं पा रहा है तो H प्लस के पास जल्दी जाएगा। इफ लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, आपने देखा था डेटा 3-4 से 8-9 पे चला गया था पीकेबी का। बोलो यस नो? तो थोड़ा ध्यान रखना कि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो वीकर बेस है। ये नेगेटिव चार्ज के हिसाब से भी कर सकते थे। और मैं बताऊं, इसमें उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड हो जाएगा जिसने एनायन की स्टेबिलिटी पे बहुत सारे सवाल किए हैं। 22-25 सवाल शायद रितेश ने लिखा था ना एनायन की स्टेबिलिटी वाले, याद है? मान लो ऐसा पूछ दिया, कौन अच्छा बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी का अपोजिट कर दो। यहाँ लोन पे लोकलाइज्ड है, वहां डीलोकलाइज्ड, तो स्टेबल ये हो गया। क्या बोलो? अच्छा बताओ, अगर दोनों जगह डीलोकलाइज्ड है तब कैसे क्वेश्चन करोगे? और रेजोनेंस भी दोनों जगह पे बराबर है, तब कौन सा पॉइंट लगा दे? इस केस में क्या करे जी? बेंजाइल ज्यादा है या फेनोक्साइड? बेंजाइल कार्बोनाइल या फेनोक्साइड? रेजोनेंस दोनों जगह बराबर है, ये सेम पीरियड में आता है। नेगेटिव वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, नो डाउट। बोलो, रेजोनेंस अगर बराबर है तो इसको कैसे बोल दिया ज्यादा बेसिक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, लेस स्टेबल, मोर बेसिक, है ना? अच्छा, यहीं पर वो वाले क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, देखो बार बार रिपीट करा रहा हूं ताकि ये अगर आ गया तो गलती मत कर देना। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। लेकिन अगर ये लोन पेयर चला भी गया तो एरोमेटिक रहेगा, ये लोन पेयर गया तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। पता है इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ना बच्चे, एनिलीनियम आयन, एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एनिलीनियम आयन, जो स्टिल एरोमेटिक है। लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, लोन पेयर देखो चला गया, तो इसको एंटी एरोमेटिक मत बोलना, नॉन एरोमेटिक बोलना। कंजुगेट एसिड इज, अब ये नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया? sp3 नाइट्रोजन है, एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिंग का हर एटम sp2 होना चाहिए। टोटल 4n इलेक्ट्रॉन होता है, 4n इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, अरे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4, लेकिन फिर भी एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्यों? पहला 3 कंडीशन के बाद हकेल रूल लगाते हैं ना, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, प्लेनर ही नहीं है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एरोमेटिक ही है। बेंजीन तो खत्म नहीं हुआ ना बच्चे, तो पाइरोल और पिरिडीन में याद रखना, पिरिडीन लेस, पाइरोल लेस, सॉरी पाइरोल और एनिलीन में एनिलीन स्ट्रॉन्ग है, याद रखोगे? 3-4 बार रीजन बता दिया। अभी भी अगर लॉजिक नहीं समझ में, फैक्ट याद रखो। पिरिडीन सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अच्छा, पिरिडीन का लोन पेयर लोकलाइज्ड किया है, उसके पीछे भी लॉजिक अगर चाहिए तो मैं दे देता हूं। देखो, ये भी बहुत पहले बताया था कि इसका लोन पेयर sp2 में है, पिरिडीन का लोन पेयर sp2 में है, पिरिडीन का लोन पेयर पैरेलल p में है ही नहीं, पिरिडीन का लोन पेयर पैरेलल p में है ही नहीं कि वो डीलोकलाइज होगा। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, यहां बोल सकते हैं ज्यादा डीलोकलाइज्ड। गलती से ये लोन पेयर अगर गया
तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया। अगर ये लोन पेयर गया भी तो भी एरोमेटिक ही रहा, बेंजीन बेंजीन ही रहा। मैं बताऊं, रेजोनेंस के हिसाब से इसके भी 5 RS बनते हैं, इसके भी 5 RS बनते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वहां पे लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, इसीलिए वो ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, मतलब एरोमेट्रिसिटी का पार्ट है। रिंग में ही है लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर रिंग से बाहर है। इसी तरह से ये फैक्ट याद रखोगे, बोलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्टिव एटम। एक्टिव एटम कहने का मतलब एटम हैविंग लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ऑन एक्टिव एटम, है ना। एक्टिव एटम मतलब एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। और पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी एटम पे, इधर देख, किसी भी एटम पे जिस पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, अगर मान लो बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा है एक्स वाई जेड, इंडक्टिव का क्लास याद करना, थोड़ा समझ में आएगा। जिस पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो बहुत सारे एटम से जुड़ा है, अगर ये रिलीजिंग नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो अनस्टेबल हो गया ना, एक्युमुलेशन ऑफ लाइक चार्ज डिस्टेबलाइज द सिस्टम। इंडक्टिव का क्लास याद करो, इस तरह का डायग्राम बना था वहां पे। तो ERG ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर पे डिपेंड करेगा, और ये प्लस M प्लस H प्लस I पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू 1/EWG पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। और ये डिपेंड करता है 1/-M, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, -H -I। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। मतलब जिस पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे एटम या ग्रुप से रिश्ते बना रखे हैं जो उसके नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को और बढ़ा रहा है। ये तीनों एक्स वाई जेड मेजोमेरिक से किसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, तो वो और अच्छा बेस हो जाएगा। एक्स वाई जेड अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। ये कंसेप्ट कहां लगाओगे, जब सब ऑप्शन में सेम ए दिखेगा, बस ग्रुप अलग दिखेंगे। सारे ऑप्शन में जिस पे लोन पेयर है वो सेम दिखेगा, ग्रुप्स अलग अलग दिखेंगे, तब ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो। बोलो समझ में आया। अभी इस पे क्वेश्चन देता हूं जो ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट ईयर आया है किसी के पास पेपर लास्ट टू लास्ट ईयर? चौबीस 2024 का पेपर। 25 में भी आया था क्या बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल जी? नहीं आया था? चलो क्वेश्चन ही करते हैं। 24 में जो सवाल आया था वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं बता देता हूँ। इस साल जो सवाल आया ना वो सवाल मैं लिख देता हूं। ये हटा दूं क्या, इधर वाला पार्ट, इधर इधर, यस नो कुछ तो बोलो। देखो शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन 2025 में जो सवाल आया है वहां लिख देता हूं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस इज, ऑप्शन है एन इथाइल इथेनामाइन। अब तुम्हें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी क्यों बोलता हूं पढ़ने। एनसीईआरटी में भी इसी तरह से नाम लिखा है,
इथेनामाइन, बेंजेनामाइन। मैं सब सीक्वेंस नहीं लिखूंगा, अपने आप सजा देते हैं, ठीक है? ऑप्शन सारे नहीं लिखते। एन मिथाइल एनिलीन, ये 4 ऑप्शंस थे और इन सब को मुझे लगता है अभी एनसीईआरटी से ये सब लिखा है हमने, एनसीईआरटी से सारे डेटा लिखा है। ये 25 का सवाल है, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ नीट बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर बना के बता दूं। पहला ऑप्शन में एन इथाइल इथेनामाइन है, दूसरा ऑप्शन सिर्फ इथेनामाइन है। मुझे लगता है मैं तो डेटा भी लिख सकता हूं, अभी जस्ट लिखा है डेटा। बेंजेनामाइन तो एनिलीन ही होता है बच्चे। और पता है बहुत बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन है जो मैक्सिमम या मिनिमम है, उससे ऐसे टिक हो जाते हैं, है ना? एंड एन मिथाइल एनिलीन, ले जो अभी 26 में सवाल हम उम्मीद कर रहे थे, उसी टाइप का सवाल 25 में ऑलरेडी आ गया है ना? लेकिन वो सवाल थोड़ा अलग है। एरोमेटिक एमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ एलिफेटिक एरोमेटिक कंपेयर करना है, लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, तो ये दोनों तो बाद में जाएगा जी। बोलो 2025। अब देखो ये ट्राई नहीं कर पाया होगा तभी हो जाएगा, देख ले। बोला तो ऐसे ही बनता है। अभी ये लाइन मैंने बोला था कि सबसे वीक या स्ट्रॉन्ग अगर पता चल गया और सारे ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसमें बेंजेनामाइन है, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ही है ना? हाँ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा बताओ, इथाइल के केस में 2 डिग्री ना सबसे ज्यादा, लोकलाइज्ड है तो बी बोलना ही पड़ेगा। और एरोमेटिक में भी 3 to 1 रटवाया था। एरोमेटिक में क्या बोला था जी? 3 to 1। तो ये 2 है, ये 1 है, 3 तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या लिख दें? डी एन सी। अब देखो तुम्हें मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर तुम नहीं कर पाए, है ना, तो पहले तो एनसीईआरटी का डेटा से सवाल है। कहां से है? एनसीईआरटी जो अभी पार्ट लिखाया, और शायद अभी थप्पड़ लगने वाला है। रीजन, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का वही है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अरे सच में करारा, मतलब थप्पड़ मारो, स्लैप योरसेल्फ, कि तुम लोग एनसीईआरटी करके भी नहीं जाते हो। एक्सरसाइज का पहला सवाल है इथेनामाइन, स्ट्रक्चर नाम नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है। इथेनामाइन, फिर एन इथाइल बेंजीन, फिर है डाइथाइल एमाइन, और एक है बेंजीनामाइन। आप देख लो, विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ही पेपर था ना, गलत करके आए थे एग्जाम में। देखो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का पहला सवाल है। कितने लोग ये सवाल गलत किए हैं, सोचो थोड़ा। अभी जो ये कंसेप्ट सिखाए बच्चे, बहुत बार क्या होगा, एक इधर सारे सारे ऑप्शन में डीलोकलाइज्ड होंगे मान लो, तो अब हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? हर ऑप्शन में जिस पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? जो एटम्स या ग्रुप्स उससे जुड़े हुए हैं। ये देखो 2024 में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कब आया, लेकिन ऐसे सवाल आए हैं, ठीक है? मेरे पास पेपर होता तो मैं लिख देता देखकर। मान ले ये पूछ दिया कि इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, कंप्लीट साइलेंस। एनिलीन, तुम चाहो तो हेडिंग देके लिख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, हेडिंग देके लिख सकते हो सवाल, ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। चलो बताओ, हेडिंग दो।
ये मैं बता दूं, 1-2 साल पहले तो आया है। पेपर है क्या किसी के पास 24 का राइट नाउ? नहीं। कौन डिसाइड करेगा जी? ये जो नीचू ग्रुप है? पैरा पे नीचू मतलब क्या समझता है तुम लोग? नीचे। हम्म, बोलो अमन। बेसिक स्ट्रेंथ। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? लोन पेयर तो हर जगह पे रेजोनेंस कर रहा है, तो बेंजेनामाइन या एनिलीन का रेजोनेंस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। मतलब वही केस है बच्चे, ये वाली हर जगह पे ए सेम है, ए सेम है। और पता है नाइट्रोजन से जो दो ग्रुप जुड़ा है वो भी सेम है, एच एच। सिर्फ एक ग्रुप जो है वो अलग है। अरे यस नो? अब बताओ, NO2 अपने -m-i से ऑर्थो पैरा पे प्लस लाएगा। क्या लिखा है? कोई भी ऐसा इफेक्ट जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम होगा, लिखा ना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्टिव एटम। तो ये NO2 ने नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, वहां जस्ट उसके नीचे प्लस लाकर। ये प्लस एच साइलेंस। अरे इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना फिर भी तुम लोग, ये तो उससे डिफिकल्ट है, लास्ट ईयर से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। हाँ, प्लस आई प्लस एच ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बच्चे, अच्छी बात है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर और नेगेटिव वहां जा रहा है, तो लोग सुन नहीं रहा है, और कैसे बोलूं श्रीधर? प्लस एम माइनस आई, लेकिन प्लस एम से क्या, फिर से नेगेटिव, सिर्फ माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई से, और यहाँ कुछ भी नहीं है। बताओ कौन सा पैरा पे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है? 2 और 3 में, 2 और 3 में भी ज्यादा किसको बोले? 3 फिर 2। अच्छा 5 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है, तो 5 बोल दें। अब 4 और 1 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ है? कम हुआ है, लेकिन ये कम कर रहा है माइनस एम से, और ये कम कर रहा है माइनस आई से। माइनस एम से ड्रास्टिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। यहाँ पे बहुत सारे एरो डाउनवर्ड दिखा दोगे, बहुत कम हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ एक ही एरो डाउनवर्ड दिखाया। तो सबसे वीक कौन हो गया बच्चे? 1। बोलो, जिस नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं उसके लिए एक्स और जेड सेम है, 2 एच है, देखो सिर्फ एक ग्रुप अलग है सबका। अरे ऐसा नो, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे ऑप्शन में अगर लोन पेयर डिलोकलाइज दिखे, सारे ऑप्शन में जिस पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर ग्रुप्स होते हैं। ये सारे मिलकर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और ये सारे मिलके अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, if the atom having lone pair or negative charge connected with so many electron releasing groups, electron density increases, basic strength increases. If the atom having lone pair or negative charge is connected with so many electron withdrawing groups, electron density decreases, basic strength also decreases. Good to go?
बोलिए नाउ। अब वो सारे क्वेश्चंस करते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कि एनिलीन है, NO2 ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाओ, जज करो। ये क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं पूछा गया लेकिन इसमें कंसेप्ट बनता है। और एक सिर्फ एनिलीन, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अभी इसी ग्रुप को किससे रिप्लेस करना है बच्चे? OCH3 से, फिर मिथाइल से, फिर हेलोजन से। चलो चलो चलो, बैठो नहीं, यू कांट टेक रेस्ट राइट नाउ। हाँ जी, NO2 ऑर्थोमेटा पैरा पे आ गया। तुषार आंसर बता दो बच्चे। कहाँ गया तुषार जी? गायब हो गया। चलो विशाल तुम आंसर बताओ जल्दी। हाँ 4 तो सबसे ज्यादा नो डाउट, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप उन तीनों में इधर तो है ही। विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। 4 तो सबसे ज्यादा, वेरी गुड। फिर कुछ लोग जो कंटिन्यूअस आपस में बात करते हैं ना, उससे मैं डिस्टर्ब होता हूं, है ना? तुम्हें नहीं पता चल रहा है लेकिन तुम ये गलत कर रहे हो। देखिए SIR तो नहीं लगेगा, -m से भी घट रहा है, -I मैक्सिमम है, घट रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ठीक ठाक घटेगा। एक और नया चीज सीखो यहाँ पे, ओए सब लोग इधर इधर। अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप आता है ना, तो इसकी प्रोटोनेशन भी डिफिकल्ट होती है, जिसको बोलते हैं SIP। जिसको क्या बोलते हैं? अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ गया ना, तो होता क्या है, ये जब प्रोटोनेट होगा ना बच्चे, तो यहाँ पे क्राउडिंग शुरू हो जाएगी। प्रोटोनेट होने के बाद जैसे ही प्रोटोनेट होगा, NO2 और NH3 प्लस में क्राउडिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये जल्दी H प्लस लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये H प्लस लेता है तो यहां पे क्राउडिंग शुरू हो जाएगी। it is less likely to protonate ortho substituted aniline because the conjugate acid having तकलीफ समझते हो? कंजुगेट एसिड को तकलीफ हो रहा है, हाँ? अरे समझ रहे हैं? तो यहां पे कम करने के लिए एक और इफेक्ट आ गया, ऐसा ही और कम कर दिया। ओके अच्छा, यहां सिर्फ -I लग रहा है, कम करेगा नो डाउट। याद है 2 ग्रुप ऑर्थो मेटा पे है तो मेजोमेरिक नहीं मानते, पता है? ये अपने मेजोमेरिक से यहाँ प्लस भी लाएगा, अपने रिस्पेक्ट में कहां प्लस लाएगा? ऑर्थो पैरा पे। ऐसे कार्बन पे प्लस लाया जहां पे NH2 जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम किया ना बहुत ज्यादा। ये कोशिश करके भी प्लस नहीं ला पा रहा है, वहां पे प्लस ला रहा है, लेकिन अपने रिस्पेक्ट में कहां ला रहा है? उस कार्बन पे नहीं ला रहा है जहां NH2 जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं मेजोमेरिक नहीं लगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इस वाले में -M -I, लेकिन -I मिनिमम। अच्छा, -M से भी फिर इसने प्लस क्रिएट कर दिया, तकलीफ दे दिया। यहाँ नो SIP है ना, एक दूसरे से पैरा पे है ना, क्राउडिंग कहां होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या क्राउडिंग होगा? सोचो तो, प्रोटोनेशन से क्राउडिंग नहीं होगा। बोलो तकलीफ हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? और इसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जी,
यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम हुआ, यहाँ पे कम नहीं हुआ, इधर देखो सब में डाउनवर्ड एरो है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा एनिलीन, एनिलीन के बाद मेटा, मेटा के बाद पैरा, सबसे कम ऑर्थो। ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को रिप्लेस करो CH3 से और आंसर बताओ। CH3 से आंसर रिप्लेस करो। हाँ देखो, साइलेंस प्लीज। हाँ जी बताइए आंसर। बेसिक स्ट्रेंथ 1 3 2 4, यही है सबका आंसर। 1 3 2 4, अरे 1 3 2 4 है आंसर सबका। यहाँ पे फैक्ट याद रखना, प्लस आई मैक्सिमम है, प्लस एच भी ज्यादा है। प्लस एच तो चलो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, बट SIP इससे घटेगा, इन दोनों से बढ़ेगा, राइट। अरे इसका कॉन्जुगेट बेस तकलीफ में है, अभी तो समझाया, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ दिस, अगर ये H प्लस लेता है तो कॉन्जुगेट एसिड तकलीफ में जाता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस। तो एक इफेक्ट है यहाँ पे, इन दोनों से तो बढ़ रहा है लेकिन इससे अच्छा खासा घटेगा। यहाँ पे से प्लस आई नो, इससे बढ़ गया, प्लस आई मिनिमम, प्लस एस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ओवरऑल यहाँ बढ़ गया, ठीक है। यहां भी बढ़ा है, बोलो, इधर कुछ भी नहीं। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो क्या है, SIP डोमिनेट ही करता है, ये सबसे वीक हो जाता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो 3 है, फिर 2 है, फिर 4 भी है, लेकिन सबसे कम जो सबसे स्ट्रांग दिख रहा था आपको, है ना, वो SIP के वजह से सबसे कम हो गया। अच्छा सवाल है ये ना, ठीक है, बोलिए। ओके देखो, ओवरऑल कुछ क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का बोर्ड पे लिखा हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ के हमें और कम से कम 10-12 क्वेश्चंस लिखने हैं। इसको जल्दी से आप लिखिए, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, एज ए होमवर्क ये रहेगा, है ना। जहां तक बात है बेसिक स्ट्रेंथ का 10-12 क्वेश्चन और जो करना है तो वो आप नोट से कर लीजिए, ठीक है। ऑल दो अभी वो क्वेश्चंस रितेश लिख देगा, है ना, ठीक है। तो GOC 1 खत्म हुआ, 1500 क्वेश्चन का टारगेट है, लेकिन उससे पहले NCERT। ओके, NCERT का क्या होमवर्क करना है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जहां भी NCERT सेकंड पार्ट में है उसका डेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन एंड थ्योरी सबसे पहले ये कर लेना है। एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से हर साल आते हैं, एक बेसिक स्ट्रेंथ से भी आते हैं। ओके